नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा के सफल दौरे के बाद अब उनका क्रोएशिया का दौरा है। बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है ये दौरा। द्विपक्षीय बैठकें होंगी, क्रोएशिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात होगी, साइंस एंड टेक, कृषि, सांस्कृतिक क्षेत्र सहित कई महत्वपूर्ण समझौते भी हो सकते हैं। इस दौरे से जुड़ी पल पल की अपडेट हम पहुंचाएंगे आप तक। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता भी। साथ ही साथ अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। बात होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कहानियों की भी। शुरुआत करेंगे सुबह की सुर्खियों के साथ। भारत कनाडा के बीच बहाल होंगे राजनयिक संबंध, व्यापारिक रिश्ते भी फिर से होंगे स्थापित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा यात्रा को बताया सफल। कहा दोनों देशों के संबंध बेहद महत्वपूर्ण। G7 शिखर सम्मेलन आउटरीच सत्र में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। वैश्विक चुनौतियों समेत अन्य विषयों पर हुई बातचीत। अनेक वैश्विक नेताओं से मुलाकात में ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, निवेश और तकनीक जैसे मुद्दों पर दिया जोर। कनाडा से क्रोएशिया के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी अपने समकक्ष प्लैंकोविच के साथ करेंगे द्विपक्षीय चर्चा। क्रोएशिया के राष्ट्रपति से भी होगी मुलाकात। ईरान की ओर से इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा। भारतीय दूतावास ने इजराइल में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। भारतीय तीरंदाजों ने रचा इतिहास। भारत की अंडर 21 महिला और मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने एशिया कप स्टेज 2 में बनाया विश्व रिकॉर्ड। तो बात करेंगे कनाडा में हुए G7 समिट और उनसे जुड़ी खबरों की। भारत कनाडा संबंध, रिश्तों का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। जी हां, कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा संपन्न हो गई है। अपने एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कनाडा की यात्रा को बेहद सफल बताया और कनाडा के लोगों और सरकार को G7 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, यूक्रेन ने हिस्सा लिया। इसके अलावा विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ भी बैठक में उन्होंने वैश्विक चुनौतियों, साझा आकांक्षाओं और बेहतर दुनिया के लिए G7 नेताओं का सार्थक विचार विमर्श हुआ। विदेश मंत्रालय ने भी सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि साझा मूल्यों को बढ़ावा देने और वैश्विक चुनौतियों का समाधान के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के नेताओं और आमंत्रित साझेदारों के साथ।
तो भारत और कनाडा के आपसी संबंधों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। G7 समिट में हिस्सा लेने कनाडा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने समकक्ष मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने अपने देश में नागरिकों और व्यवसायों को नियमित सेवाएं प्रदान करने के इरादे से राजनयिक संबंधों को एक बार फिर से स्थापित करने को लेकर सहमति बनाई है। साथ ही साथ व्यापारिक संबंध भी पुनर्स्थापित होंगे। The Prime Ministers agreed to take calibrated steps to restore stability to this very important relationship. And the first of these steps that was agreed on was to restore High Commissioners to each other's capitals at an early date. Other diplomatic steps will follow in due course. The two Prime Ministers also agreed to resume senior and working level mechanisms and discussions in a host of areas related to trade, to people contact and connectivity, all of them intended to bring greater momentum to the relationship. कनाडाई समकक्ष से मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और मानवता के कल्याण के लिए हमेशा से ही समर्पित रहा है और ऐसे में दोनों देश मिलकर प्रगति करते रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत की अध्यक्षता में हुई G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक हित के लिए उपयोगी और सार्थक पहल को नई दिशा और स्वरूप को कार्यान्वित करने का G7 के पास अवसर है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में हुई G20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक हित के लिए उपयोगी और सार्थक पहल को नई दिशा और स्वरूप को कार्यान्वित करने का G7 के पास अवसर है। वहीं प्रधानमंत्री ने मानवता के कल्याण के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता जताई। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने G7 शिखर सम्मेलन के समापन पर कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की उपस्थिति को देखते हुए भारत नेतृत्वकारी भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के साथ हुई उनकी बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी। In terms of the bilateral relationship, which is your question, I think the meeting today was important, but I would describe it as foundational. As a necessary first step, an exchange of views, frank, open exchange of views around law enforcement, transnational repression as two examples, an agreement to provide the necessary foundations to begin to rebuild a relationship based on mutual respect, sovereignty, trust, and that begins with what was agreed. You asked for concrete, which is that we will move to appoint high commissioners again. And let me just finish by putting that in context, which is there are very deep ties of people and businesses between Canada and India. It's well known. It's part of your point about where the relationship could go.
कनाडा के पीएम ने आगे ये भी कहा कि पारस्परिक सम्मान, संप्रभुता और विश्वास पर आधारित संबंधों के पुनर्निर्माण के लिए ये आवश्यक नींव है। फिर से उच्चायुक्तों की नियुक्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। In terms of Prime Minister Modi's attendance at the G7, Prime Minister Modi has attended every G7 since 2018. That is a reflection of the size of the Indian economy, the dynamism of the Indian economy, Indian technology, the leadership position India plays in a host of venues from G20 and beyond. So, as chair of the G7, hosting the Prime Minister in that context is entirely natural, entirely consistent. I fully expect the Prime Minister of India will be in attendance at the G7 next year. साथ ही कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ रूस पर अधिकतम दबाव डालने के लिए व्यक्तियों, कंपनियों, जहाजों और बेड़ों पर प्रतिबंधों का एक नया बड़ा पैकेज शुरू कर रहे हैं। Canada's unwavering support for a secure, a free and sovereign Ukraine. And this morning I shared with President Zelensky and G7 partners what Canada is doing moving forward in multiple respects with measures to support Ukraine in its struggle in Russia's unjustified and barbaric war. A major new package of sanctions on individuals, on companies, on vessels, the Shadow Fleet, to exert maximum pressure on Russia. We're also sending over $2 billion in funding for drones, ammunition, armored vehicles to help Ukrainians defend their territory. $2.3 billion loan to help rebuild the infrastructure in that country. And take a moment to reiterate. कनाडा के पीएम ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी उनकी बात हुई और आने वाले समय में कनाडा और अमेरिका के बीच समझौता होगा। That Canada is taking as we negotiate a new economic and security partnership with the United States. And as I've stressed repeatedly, we will take all the time necessary to do that, but no more. And yesterday, President Trump and I agreed to continue to pursue those negotiations, intensify them towards a deal within the coming 30 days. And so the President and I, as well as our respective cabinet ministers and officials, will remain in close contact in the coming days to deliver on that timeline. प्रधानमंत्री ने यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात को सोशल मीडिया पर मेलोनी की मुलाकात भी G7 सम्मेलन के इतर हुई। दोनों नेताओं ने साझा मूल्यों को लेकर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल को कोट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, भारत इटली की मजबूत हो रही मित्रता से दोनों देशों के लोगों को लाभ होगा। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बातचीत खास रही। भारत और यूनाइटेड किंगडम के मजबूत होते रिश्ते व्यापार और वाणिज्य में नजर आ रहे हैं। हम इस दोस्ती को और मजबूती देने के लिए साथ में काम करते रहेंगे। कनाडा के कैनानेस्कस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भी मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया कि मित्र और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करना हमेशा आनंददायक होता है। फ्रांस और भारत वैश्विक भलाई के लिए साथ मिलकर काम करते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। ये मुलाकात 51वें G7 सम्मेलन से इतर हुई। ये सम्मेलन कनाडा में हो रहा है।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ली जे म्यांग से मुलाकात अच्छी रही। भारत और कोरिया गणराज्य वाणिज्य, निवेश, तकनीक, ग्रीन हाइड्रोजन और जहाज निर्माण के साथ अन्य क्षेत्रों में सहयोग के लिए तैयार है। वहीं विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर प्रतिबद्धता जताई है। खास तौर पर रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने के लिए महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, हरित हाइड्रोजन, जहाज निर्माण, संस्कृति और व्यापार और अर्थव्यवस्था, लोगों के आपसी संबंध को और बढ़ाने पर चर्चा हुई। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात G7 सम्मेलन से इतर हुई। दोनों नेताओं ने आपसी हितों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने और इसे दृढ़ बनाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, हरित और सतत विकास साझेदारी, हरित ऊर्जा, तकनीक, नवोन्मेष, शिक्षा और मोबिलिटी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों को साझा किया। आतंकवाद के खिलाफ जर्मन चांसलर की मजबूत एकजुटता और समर्थन के प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। तो 51वें G7 सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शैनबॉम पाजो से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शैनबॉम से मुलाकात अच्छी रही। मैक्सिको के 2 शताब्दी के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुने जाने पर मैंने उन्हें बधाई दी। भारत मैक्सिको के बीच कृषि, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। साथ ही साथ आपसी संबंधों को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत मैक्सिको के ऐतिहासिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शैनबॉम से मुलाकात की। दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात थी। दोनों पक्षों ने व्यापार, फार्मास्यूटिकल, डिजिटल इनोवेशन और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं सहित वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण पर चर्चा की। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए नया सवेरा। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 3 देशों की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्रोएशिया की यात्रा पर हैं, जो ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। जाग्रेब से डीडी न्यूज के संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने एक खास रिपोर्ट फाइल की है, वो देखिए। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी के बाद पीएम मोदी की क्रोएशिया यात्रा हो रही है। जाग्रेब में होने वाली बैठकें केवल पारंपरिक द्विपक्षीय वार्ताओं तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि ये एक साफ संकेत भी होंगी कि यूरोप में भारत के विस्तारित दृष्टिकोण में क्रोएशिया की क्या भूमिका है। भारत और यूरोपीय संघ जब एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब क्रोएशिया जैसे साझेदारों के साथ सहयोग रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान क्रोएशियाई प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेंकोविच के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी की राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच के साथ मुलाकात भी होनी है। पीएम मोदी के दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापार, नवाचार, रक्षा, पोर्ट व शिपिंग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वर्कफोर्स मोबिलिटी जैसे कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। 78 लाख के करीब जो क्रोएशियन कम्युनिटी है, बड़ी अपने आप को गौरव वाली और क्लोजली निट कम्युनिटी है। वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस दौरे को लेकर बहुत उत्साहित है। क्रोएशिया यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य है, जो मौजूदा वक्त में बाकी यूरोपीय देशों के मुकाबले तेजी से विकास के रास्ते पर प्रगति कर रहा है। भारत के लिए क्रोएशिया के रिश्तों का रणनीतिक और सांस्कृतिक महत्व भी काफी है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को क्रोएशिया समर्थन करता है। पीएम मोदी की ये यात्रा जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद से मुकाबला और क्षेत्रीय स्थिरता जैसी साझा वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को और भी मजबूत करेगी। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत और क्रोएशिया के बीच जनसंपर्क और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर भी जोर रहेगा। प्रधानमंत्री जी इधर क्रोएशिया इतना छोटा जगह को आने तो यही बहुत बड़ा बात है एक। और पहले प्राइम मिनिस्टर है हमारा क्रोएशिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद विजिट करने वाले, तो वो तो बहुत बड़ी रकम है एक। दूसरा जो बायलैटरल्स है इंडिया का और क्रोएशिया का बीच में, सो अभी हमारा मोदी साहब का विजिट का बाद में बहुत कुछ बदलेगा। जाग्रेब विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन का ऐतिहासिक केंद्र भी है। क्रोएशिया में भारतीय संस्कृति का बढ़ता प्रभाव इन गहरे सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। पीएम मोदी के दौरे से यहाँ रह रहे भारतवंशी भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम सभी प्लान करके बैठे हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, हमारे अपार्टमेंट्स में जितने भी लड़के मेरे साथ रहते हैं, वो 18 जून को जाएंगे। और उन्हें सिर्फ हमें देखना है, हमें सिर्फ देखने का भी मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मोदी जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। पहली बार कोई बात इंडियन पर हमारी इच्छा है कि हम प्रधानमंत्री जी को देखें और उनका स्वागत करें। पिछले 1 दशक में भारत की यूरोप में भागीदारी केवल पश्चिमी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित नहीं रही है, बल्कि अब ये एक व्यापक और रणनीतिक दृष्टिकोण में बदल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाग्रेब दौरे से दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी, साथ ही साथ सहयोग के क्षेत्रों के विस्तार होने की उम्मीद है। कैमरामैन अजीत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, जाग्रेब। इसी दौरे पर ज्यादा बात करेंगे अपने सहयोगी शैलेंद्र मिश्र से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। दादू दादू, हाँ, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। और
और बात कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री के क्रोएशिया दौरे की। शैलेंद्र मिश्र जाग्रेब क्रोएशिया से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुप्रभात शैलेंद्र, कनाडा के अपने सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब क्रोएशिया दौरा है। बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है ये दौरा भी, क्योंकि ना केवल द्विपक्षीय बैठकें होंगी बल्कि साइंस एंड टेक, कृषि और सांस्कृतिक समेत कई सारे महत्वपूर्ण समझौते भी होने की संभावना। जी बिल्कुल शैला, सुप्रभात। 4 महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस एक दिन के दौरे के दौरान, जिसमें कृषि, सांस्कृतिक संबंध और विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में समझौता होगा। देखिए, भारत और क्रोएशिया के जो संबंध है वो इससे नई ऊंचाई पे पहुंचेंगे, चूंकि तकनीक के मामले में आप देखें, तकनीक और साइंस के मामले में क्रोएशिया बहुत समृद्ध है और हम चाहेंगे कि भारत और क्रोएशिया इसमें सहयोग के रास्ते पर आगे बढ़े। सांस्कृतिक तौर पर तो आप देखें, यहाँ के जाग्रेब यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाई जाती है और वो जो एक पीपल टू पीपल जो हम देख रहे हैं कि एक साझेदारी है वो बहुत बढ़ रही है। तो ऐसे में यहाँ पर हिंदी पढ़ाई जाए और भारतीय संस्कृति को लेकर जो एक भारत की भाषाओं को लेकर जो रुचि बढ़ रही है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो। तो इस दिशा में भी एक महत्वपूर्ण समझौता होना है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान यहाँ के क्रोएशिया के प्रधानमंत्री से तो मुलाकात करेंगे ही, प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी होगी और क्रोएशिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है जो संभावना है कि 4 समझौते होंगे जो भविष्य में जो साझेदारी है भारत और क्रोएशिया की वो और मजबूत होने वाली। शैलेंद्र, अगर हम देखें तो सांस्कृतिक क्षेत्र में देखें या फिर इनोवेशन के क्षेत्र में देखें, भारत और क्रोएशिया कई सारे मूल्य एक जैसे साझा करते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है इन फ्यूचर भविष्य के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। चला देखिए, अगर आप आबादी के लिहाज से देखें तो महज 40 लाख लोग जो क्रोएशिया में रहते हैं और इससे ज्यादा बाहर रहते हैं क्रोएशियाई। तो ये आप यूरोप के तमाम देशों में देखें तो क्रोएशिया के नागरिक अपने कामकाज के लिए जाते हैं और भारत के स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए बहुत अवसर है कि वो यहाँ पर आए। वर्कफोर्स मोबिलिटी हमने बीते 2-3 वर्षों में देखा है कि स्किल्ड और अनस्किल्ड जो वर्कफोर्स है भारत से वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आई है। तो वो एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम उसमें जो भारतीय हैं उनके लिए यहाँ पर अवसर देखते हैं। दूसरी बात है लॉजिस्टिक्स सेक्टर में, यहाँ देखिए एक बहुत लंबा पोर्ट है। तो ऐसे में जो एक तरह से विकास के जो साझेदारी है वो बहुत आगे जा सकती है, क्योंकि बहुत रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण स्थान क्रोएशिया रखता है। हम जानते हैं कि पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो क्रोएशिया के दौरे पर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को भी बहुत उम्मीदें हैं कि इस दौरे से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से भारत और क्रोएशिया का जो संबंध है वो आर्थिक स्तर पर भी उसमें नई ऊंचाइयां मिलेंगी, क्योंकि बहुत संभावनाएं, अभी जो ट्रेड है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप पहले के जमाने में देखें तो बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र क्रोएशिया रहा करता था भारत के लिहाज से। तो संभावनाएं हैं पोर्ट सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी में, कृषि में, एग्रीकल्चर में, जिसमें आज एक MOU पर समझौता होना है, दस्तखत होना है। एनर्जी सेक्टर में देखा जाए शैलेंद्र, तो क्रोएशिया जो है एक उभरती हुई ताकत बनता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में भारत के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, अब हम वही बात कर रहे थे कि भारत और क्रोएशिया के बीच व्यापार बढ़ाने की एक बड़ी संभावना है। हमने बीते 2-3 वर्षों में देखा है कि इसमें काफी प्रगति हुई है और खास तौर पर क्रोएशिया में भारतीय युवा स्किल्ड और अनस्किल्ड वो अपने लिए रोजगार की संभावनाएं तलाश रहे हैं और यहाँ अवसर भी बहुत है। तकनीक के मामले में हम देख रहे हैं कि क्रोएशिया बहुत आगे। भारत आपका जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो दुनिया भर में अब सराहा जा रहा है। तो उस सेक्टर में भी भारत और क्रोएशिया के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी हो सकती है। इसीलिए विज्ञान और तकनीक में एक MOU हो रहा है कि हम मिलकर किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो लॉजिस्टिक सेक्टर है, जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है, इन सब में भी देखें तो साझेदारी की बहुत असीम संभावनाएं हैं, उसमें प्रगति की बहुत गुंजाइश है और इसीलिए ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हम जानते हैं कि 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कनाडा के बाद वो G7 शिखर सम्मेलन में सफल रूप से शामिल होने के बाद, उसकी सफलता के बाद यहाँ पर आ रहे हैं।
तो बहुत उत्साह है। यहाँ जो यहाँ रहते हैं भारतीय, वो उनके स्वागत के लिए तैयार हैं, उत्साहित हैं। और क्रोएशिया के लोगों से भी हमने बात की, वो भारत की जो बड़ी भूमिका है, भारत जो तेजी से विकास कर रहा है, चौथी अर्थव्यवस्था बना है दुनिया की सबसे बड़ी, उन सब को लेकर वो बहुत उत्साहित हैं और इस बारे में बात करते हैं। तो एक आम क्रोएशियाई जो लोग हैं, जो यहाँ के जो बासिंदे हैं, वो भी बहुत उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से। बिल्कुल, हमने आपकी रिपोर्ट में भी देखा कि इतने उत्साहित नजर आ रहे हैं वहां रहने वाले लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर। कहीं ना कहीं ये जो दोनों देशों के रिश्ते हैं कुछ नई ऊंचाइयों को छूते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, ये तमाम ताजा अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने पवित्र अमरनाथ गुफा तक जाने वाले सभी रास्तों को यात्रा के दौरान नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। एक आदेश के अनुसार 1 जुलाई से 10 अगस्त तक पहलगाम और बालटाल सहित अमरनाथ यात्रा के सभी रास्तों पर यूएवी, ड्रोन और गुब्बारों सहित सभी प्रकार की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस वजह से यात्रा क्षेत्र में तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। यात्रा की योजना बनाने वाले यात्री इस बात का विशेष ध्यान रखें। तीर्थयात्री पवित्र गुफा मंदिर तक पैदल पहुंच सकते हैं या यात्रा के दौरान टट्टू और पालकी की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। वहीं उधमपुर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कई चीजों का ध्यान रखा गया है। अमरनाथ जी यात्रा जो 3 जुलाई से शुरू होने वाली है वो उधमपुर ज़िले से भी क्रॉस करती है और यहाँ पे लगभग हमने 26 लॉजमेंट सेंटर्स तैयार किए हैं, जिसमें हमारे पास लगभग 6 से 6,500 लोगों को रोकने की यहाँ पे कैपेसिटी डेवलप की गई है। और साथ ही साथ उनकी अदर नीड्स जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स, वॉशरूम्स अलोंग द हाईवे भी हमने उसकी भी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन करी है। आज की डेट में हमारे पास लगभग 71 यहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी और लगभग 40 के करीब बेदिंग पॉइंट्स हैं और इसको ऑगमेंट भी किया जा रहा है, जिसमें हम नए टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं अलोंग द हाईवे, ताकि जितने भी यात्री ज़िले से क्रॉस करके अपनी यात्रा को आगे लेके जाते हैं तो उनको किसी भी तरह की कोई इनकन्वीनियंस यहाँ पे नहीं है। अमरनाथ यात्रा पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अच्छी बात है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। हम भी चाहते हैं कि ये सुचारू रूप से चले। अमरनाथ यात्रा अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि यात्रा सही तरीके से जाए। सिर्फ एक बात थोड़ी सी अजीब लग रही है कि इस बार हेलीकॉप्टर सर्विस की इजाज़त नहीं दी जा रही है और इसका भी एक गलत मैसेज बाकी मुल्क में जा रहा है। अब मेरे पास वो इंटेलिजेंस इनपुट्स तो हैं नहीं जिसके बुनियाद पे ये फैसला लिया गया, लेकिन मैं अपनी जगह सोचता हूँ कि इतने सालों के बाद पहली मर्तबा है कि पहलगाम और बालतल से हेलीकॉप्टर की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कहीं इसका गलत मैसेज जो है बाकी मुल्क में नहीं जाना चाहिए जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से। और आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ASWC युद्धपोत अनारला आज नौसेना में शामिल किया जाएगा। ये कमीशनिंग समारोह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में होगा। अनारला उस 16 युद्धपोतों की श्रृंखला का पहला पोत है जो पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किए गए हैं। ये युद्धपोत भारतीय नौसेना की तटीय रक्षा और पनडुब्बी विरोधी क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अनारला को 8 मई 2025 को नौसेना को सौंपा गया था और अब इसे आधिकारिक रूप से नौसेना का हिस्सा बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के वसई तट के पास स्थित ऐतिहासिक अनारला किले के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये नाम भारत की समुद्री रक्षा परंपरा और साहस का प्रतीक है। ये परियोजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई थी।
और अब बात करते हैं मॉनसून की। कहीं राहत तो कहीं आफत। जी हां, बिहार में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून आ गया है। हर साल की तरह इस बार भी मॉनसून ने सबसे पहले पूर्वी राज्य के पूर्वी जिलों में दस्तक दी है। मॉनसून बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल जिलों में एक्टिव है। मॉनसून की एंट्री के साथ ही पटना, नालंदा समेत 12 जिलों में बारिश हुई। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 14 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग झुलस गए। मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। 10 में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 28 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने इस साल सामान्य से 11% अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। तो चलिए एक नजर डालते हैं बारिश को लेकर जारी किए गए अलर्ट पर। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से अलर्ट दिया गया है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट है। तो बिहार में बारिश का अलर्ट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश संभव है। वहीं मेघालय में अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश संभव है तो मेघालय में अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं बात करें असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में बारिश संभव है, बारिश का अलर्ट है। तो त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश होने की संभावना है। अधिकतर स्थानों पर बारिश का अलर्ट। गुजरात में देखा जाए तो अत्यधिक तेज बारिश का अंदेशा है। कोंकण और गोवा में भी अत्यधिक तेज बारिश संभव है। वहीं मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक में भी बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश का अलर्ट है और मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक में भी बारिश संभव है। सुर्खियों की विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स। नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। नया सवेरा देख रहे हैं आप और नया सवेरा में अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। तो देश भर से प्रकाशित होने वाले विभिन्न अखबारों को लेकर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, क्या कुछ है आज अखबारों के पिटारे से?
सुप्रभात शैला। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए विकास मंत्र की खबर के साथ। जी हां, जिसे आज प्रमुख अखबारों ने अलग अलग हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री कनाडा में रहे और उन्होंने G7 सम्मेलन से इतर कई राष्ट्राध्यक्षों और अपने समकक्षों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि दुनिया विकास को ही आत्मसात करे और मिलजुल कर चलें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विकास मंत्र के दौरान क्या कुछ खास बातें कही हैं, उसे आज अखबारों ने प्रकाशित किया है। अगली खबर की बात करते हैं तो आपको बता दें कि नवभारत टाइम्स ने आज इस खबर को अपने पहले पेज पर लिया है। अन्य अखबारों ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है, क्योंकि ये खबर है इजराइल और ईरान के बीच जिस तरह की जंग चल रही है उसी से जुड़ी हुई खबर। इसको लेकर के ट्रंप ने कहा है कि बिना शर्त सरेंडर करे ईरान, क्योंकि पता है कि सुप्रीम लीडर कहाँ है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया मंच पर ट्रंप ने ये लिखा कि अब समूचे ईरान के आसमान पर हमारा कंट्रोल है। हम अच्छे से जानते हैं कि सुप्रीम लीडर खामेनेई कहाँ छिपा हुआ है। तो इस खबर को भी आज प्रमुखता के साथ लिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर सख्त होते हुए कि हम समस्या का असल और अंतिम अंत चाहते हैं। और भी बहुत कुछ बातें आज इस खबर में ली गई हैं। अगली खबर का रुख करते हैं, वो भी इसी खबर से जुड़ी हुई है, लेकिन आपको बताएं कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि तेहरान से आर्मेनिया पहुंचे 110 भारतीय विद्यार्थी। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को ये साफ कहा कि इजरायल और ईरान के मध्य बढ़ते तनाव के बीच तेहरान में मौजूद भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षा कारणों के चलते बाहर निकाला गया है, जिसमें की संख्या 110 है। हालांकि इसकी पूरी व्यवस्था दूतावास की तरफ से की गई है और कुछ भारतीय विद्यार्थी अभी भी वहां से निकाले जाने के इंतजार में है, जिसको लेकर के विदेश मंत्रालय की तरफ से लगातार नजर बनाई जा रही है। मंत्रालय ने आगे ये भी कहा है कि अस्थिर स्थिति को देखते हुए आगे भी परामर्श जारी किए जा सकते हैं। और आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर छात्र संघ के अनुसार उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी के 110 भारतीय विद्यार्थी, जिनमें से 90 कश्मीर घाटी के हैं, जिन्हें सुरक्षित रूप से सीमा पार कर आर्मेनिया पहुंचा दिया गया है। अगली खबर की बात करें तो ये खबर हरिभूमि अखबार ने आज अपने पहले पेज पर ली है और बताया है कि ईरान के साथ बढ़ते युद्ध के बीच मंगलवार को नई दिल्ली में इजरायल के राजदूत ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि विदेश मंत्रालय के संपर्क में इजरायल है और सुरक्षित निकाले जाएंगे भारतीय। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात स्पष्ट की कि निशाने पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इजरायल के राजदूत ने कहा कि उनका देश अपनी क्षमताओं के हिसाब से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल क्षमता को तबाह करेगा। तो इस खबर को भी आज प्रमुखता के साथ अखबारों ने लिया है। अगली खबर की बात करते हैं, ये है डीआरडीओ और आईआईटी की सफलता से जुड़ी हुई खबर। जी हां, डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली को मिली क्वांटम संचार में बड़ी सफलता। इस खबर को भी आज प्रमुखता के साथ अखबारों ने लिया है और बताया है कि किस तरह से प्रायोगिक सफलता हासिल करते हुए इसे भारत के भविष्य में साइबर सुरक्षा के लिए क्वांटम तकनीक का उपयोग करने की दिशा में अग्रसर है और एक ये बड़ा और एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें कि आईआईटी दिल्ली परिसर में इसका सफल परीक्षण किया गया और आपको बताएं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली को भी बधाई देते हुए कहा कि ये भविष्य के युद्ध और संचार सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। चलते चलते एक और खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि ये खबर है मॉनसून से जुड़ी हुई। हिंदुस्तान अखबार ने अपना देश पर पेज पर इस खबर को लिया है और बताया कि मॉनसून ने अब किस तरह से रफ्तार पकड़ ली है। भारी बारिश का अलर्ट भी कई राज्यों में जारी किया गया है। बताया गया है कि पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ मछुआरों को तट पर जाने से रोकने की सलाह दी गई है। केरल की अगर बात करें तो यहाँ कई मकान ढह गए हैं, राहत शिविर बनाए गए हैं। हरियाणा की बात करें तो हिसार में 61.8 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य और पूर्वी यूपी में कल से वर्षा जारी है। तो अलग अलग राज्यों में किस तरह से बारिश का कहीं कहर है तो कहीं राहत की खबरें हैं, कहीं अलर्ट जारी किए गए हैं। तो उस खबर को भी आज अखबारों ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। तो शैला, अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें तो आज के अखबारों में इन खबरों को प्रमुखता के साथ हेडलाइन बनाया गया है जो आम जनता से सरोकार रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या। तमाम क्षेत्रों की, अलग अलग क्षेत्रों की खबरों को अलग अलग समाचार पत्रों से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब देखेंगे दुनिया भर की कुछ बड़ी और खास खबरें। और आपको बता दें कि ईरान और इजरायल के बीच जारी टकराव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के ठिकाने की सटीक जानकारी रखता है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल उन्हें मारने का इरादा नहीं है।
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कई पोस्ट किए। उन्होंने दूसरे पोस्ट में महज 2 शब्द लिखे, अनकंडीशनल सरेंडर, मतलब बिना शर्त आत्मसमर्पण। वहीं एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के आकाशीय क्षेत्र पर पूरी और संपूर्ण पकड़ बना ली है। उन्होंने लिखा कि ईरान के पास अच्छे ट्रैकिंग सिस्टम और रक्षात्मक उपकरण हैं, लेकिन अमेरिकी तकनीक की तुलना उनसे कुछ नहीं है। यूएसए जैसा कोई नहीं कर सकता। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास सुरक्षा चिंताओं की वजह से शुक्रवार तक बंद रहेगा। मंत्रालय ने बताया है कि यह फैसला इजरायली सेना आईडीएफ की होम फ्रंट कमांड की सलाह के आधार पर लिया गया है। यरूशलेम और तेल अवीव में काउंसलर सेवाएं भी बंद रहेंगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल अमेरिकी नागरिकों को इजरायल से निकालने के लिए कोई मदद उपलब्ध नहीं है। और इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई का एक ताजा बयान सामने आया है। एक्स पर किए गए पोस्ट में उन्होंने कहा है कि ईरान कभी भी इजराइल के साथ सुलह नहीं करेगा। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि युद्ध शुरू हो गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बिना शर्त सरेंडर और ईरानी सुप्रीम लीडर के छिपे होने जैसी बातें लिखी थी। इसके बाद अब आयतुल्लाह अली खामनेई ने एक्स पर पोस्ट किया है। खामनेई ने लिखा है, हमें आतंकवादी ज़ायनिस्ट शासन को कड़ा जवाब देना चाहिए। हम ज़ायनिस्टों पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। और इस बीच ईरान और इजराइल में आज छठे दिन संघर्ष और ज्यादा तेज हो गया है। इजरायली सेना ने कहा है कि आज तड़के ईरान की तरफ से मिसाइलों से हमले किए गए। ईरान के हमले के बाद तेल अवीव में विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। और इस बीच ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने इजराइल पर नवीनतम हमले के दौरान हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करने का दावा किया। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने स्टेट टेलीविजन द्वारा प्रसारित एक बयान में कहा कि फतेह 1 मिसाइलों का उपयोग करते हुए गर्वित ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 3 की 11वीं लहर चलाई गई, जिसमें दावा किया गया कि ईरानी बलों ने कब्जे वाले क्षेत्रों के आसमान पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है। इस बीच ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने तेल अवीव के हिस्से के लिए निकासी अलर्ट जारी किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद बात करेंगे कारोबार की। डीजीसीए ने एयर इंडिया लिमिटेड और एयर इंडिया एक्सप्रेस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें वर्तमान में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में प्रतिदिन 1000 से अधिक उड़ानें संचालित करने वाले वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। बैठक में रखरखाव से संबंधित देरी, हवाई क्षेत्र प्रतिबंध, यात्री सूचना और सुविधा समेत परिचालन डेटा की समीक्षा की गई। डीजीसीए ने रखरखाव से संबंधित समस्याओं के बारे में चिंता जताई। एयरलाइन को इंजीनियरिंग, संचालन, ग्राउंड हैंडलिंग इकाइयों में आंतरिक समन्वय को मजबूत करने और ऐसे मुद्दों के परिणाम स्वरूप यात्रियों की देरी को कम करने के लिए पर्याप्त स्पेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करने और नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई। विमान और संबंधित रखरखाव प्रणालियां मौजूदा सुरक्षा मानकों के अनुरूप पाई गई। और कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी और भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर मंत्रालय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ऊर्जा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दुर्लभ मृदा एवं महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के विभिन्न पहलुओं पर
तो ये तमाम तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से किस प्रकार से योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और इस आयोजन से पहले ही देश और दुनिया में योग शिविरों का आयोजन लगातार हो रहा है। और ऐसा ही एक योग शिविर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर में आयोजित किया गया। इस शिविर में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। योग दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना है। तो आइए आज जानते हैं मत्स्य इंद्रासन का अभ्यास कैसे किया जाता है और क्या कुछ हैं इसके स्वास्थ्य लाभ। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम एक ऐसा आसन सीखने वाले हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो रामबाण का काम करता है। इसी के साथ साथ अगर आपकी कमर में दर्द रहता है तो आपकी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। ये हमारे पैंक्रियाज को हेल्दी करता है और ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी एक बहुत ही अच्छा आसन है। इसको कई स्टेप्स में किया जाता है, 1/4, हाफ, पूर्ण। आसन का नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन यानी मत्स्येंद्र का आधा और फिर मत्स्येंद्रासन। हम इसका इजी वर्जन भी सीखेंगे, थोड़ा सा एडवांस वर्जन भी सीखेंगे। आपकी जितनी शरीर की क्षमता है आप ऐसा ऐसे कर सकते हैं। पैरों को इस तरह से सामने फैला देंगे और पहले हम इसका इजी वर्जन सीखते हैं। तो इजी वर्जन के लिए पैर सामने फैले रहेंगे और बायां पैर सामने रहेगा, दाएं पैर को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब आपका जो बायां हाथ है उसकी बगल में आपको दाएं घुटने को लेकर जाना है। ध्यान से समझिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है पर समझ आ गया तो बहुत बहुत लाभकारी है। तो इस तरह से पहले हाथ को, दाएं हाथ को पीछे टिकाएंगे, बाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे और ऐसे बगल में आ गया हमारा दायां घुटना और फिर अपने दाएं टखने को पकड़ लिया, दाईं ओर ही ट्विस्ट किया। सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करना है, जब तक सांस छोड़कर रख सकते हैं यथा सामर्थ्य रुकेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। पैरों को सामने फैला देंगे। इस ही प्रक्रिया को हम दूसरी ओर दोहराते हैं। सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट किया, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुके और फिर हाथ को वापस ले आए। दोनों पैरों को सामने फैलाना, गर्दन के पीछे ढीला छोड़कर प्रत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। इसी का एक छोटा सा एडवांस वर्जन हो जाता है जिसमें हम फैले हुए पैर को भी फोल्ड कर लेते हैं, उसके ऊपर दूसरे पैर को टिका देते हैं और इसी ही प्रक्रिया में पीछे जब ट्विस्ट करेंगे तो इस हाथ को कमर पर रोल कर लेना। सांस भरते हुए वापस आ गए, दूसरी ओर दोहराना, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करना, एक्सेल्ड पोजीशन को होल्ड करना और फिर हाथ को वापस ले आना, सांस भरते हुए कमर को सीधा कर देना, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना, प्रयत्न शैथिल्य। कितनी बार इसको रिपीट कर सकते हैं, चाहे दोनों में से कोई सा भी वेरिएशन आप कर रहे हैं, आप 3 बार दोनों ओर इसको रिपीट कर सकते हैं। अति सर्वत्र वर्जय, बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई भी योगाभ्यास करते हुए भारत योग का एक सूत्र जो हमारे वंदनीय गुरुदेव ने दिया कि योग मजा है, सजा नहीं। तो अपने साथ जाती ना करें, अभ्यास करते समय सहजता और सुगमता के साथ अभ्यास करें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। और आइए अब खबरें देखेंगे खेल जगत से। भारत के युवा तीरंदाजों ने इतिहास रच दिया है। षणमुखी नागा साई, तेजल राजेंद्र साल्वे और तनिष्क अनिल कुमार की भारत की अंडर 21 महिला कंपाउंड टीम और कुशल दलाल और षणमुखी नागा साई की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने सिंगापुर में आयोजित एशिया कप स्टेज 2 में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये सभी खिलाड़ी खेलो इंडिया एथलीट हैं। जसप्रीत बुमराह ने कहा है कि वे अपना कार्यभार मैनेज करने के लिए भारत के टेस्ट कप्तान नहीं बने। उन्होंने कहा कि वे लंबी सीरीज के बीच ब्रेक लेना चाहते थे और उन्होंने बीसीसीआई को अपने फैसले से अवगत करा दिया था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज खिलाड़ी स्मृति मंधाना आईसीसी वनडे रैंकिंग में फिर से नंबर 1 बल्लेबाज बन गई हैं। भारतीय महिला बल्लेबाज 2019 के बाद पहली बार शीर्ष पर पहुंची हैं। और नया सवेरा में अब देखते हैं देश भर के
मौसम का मिजाज। और नया सवेरा में अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं तमिलनाडु के थुथुकुडी में, जहां भद्रकाली अम्मन मंदिर में गुम्मी नृत्य करने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। आप लीजिए इस विशेष अभिषेक और दीप प्रार्थना का आनंद। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।